ताकि ये वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाए। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग सभी लोग ऐड हो जाइए। 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, जैसे क्षार विधि भेद से कितने प्रकार का होता है, किस स्थिति में पानी क्षार का प्रयोग निषिद्ध है। ये सारे क्वेश्चन AIPGET में भरे पड़े मिलते हैं, लेकिन हमें उसका समाधान किस प्रकार से करना है वो हम आज ही देखेंगे। जैसे कि क्षार निर्माणार्थ वृक्ष का किस ऋतु में काटना चाहिए, तो किस ऋतु में काटना चाहिए ताकि आप क्षार बनाने जा रहे हैं। मृदु मध्य तीक्ष्ण किस क्षार के भेद हैं, तो इसमें कौन से प्रकार के क्षार के भेद हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको AIPGT में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका आंसर कैसे करना है वो आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय एकादशो अध्याय क्षार पाक विधि अध्याय। तो इसमें आज हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो सभी लोग ऐड हो गए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्षार पाक विधि अध्याय इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम क्षार के पाक और उसके प्रयोग विधि के बारे में पढ़ेंगे, और क्षार के पाक विधि और साथ में इसके प्रयोग विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सभी लोग अभी ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारी क्लास देखिए 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी डेली। आप लोगों को 7 बजे आ जाना है। रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको 7 बजे क्लास में एंट्री कर लेनी है। तो पहला कोटेशन, तीसरा कोटेशन आ रहा है, शस्त्रान अस्त्रेभ्य। तो अपना माइक ऑफ आप लोगों को ऑफ रखना है क्लास के दौरान। शस्त्रा अनुशस्त्रेभ्यो क्षारः प्रधानतमः। यहाँ पर देखिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती है। शस्त्र और अनुशस्त्रों में क्षार सबसे प्रधान है। क्यों प्रधान है, उसके कारण 3 होते हैं। क्योंकि क्षेत्रीय भेद्य लेख करणात्, त्रिदोषघ्नत्वात् और विशेष क्रिया अवचारणात्। तो विशेष क्रियाओं को करने के लिए, त्रिदोष अग्न होने के लिए, और सुश्रुत ने क्षेत्रीय भेद्य लेख करणात्। यहाँ पर 3 प्रोसीजर बताई है। सुश्रुत के कितने कर्म होते हैं, तो 8 कर्म बताए गए हैं। उसमें से 3 कर्म शस्त्र के क्षार के यहाँ पर आपको गिनाए गए हैं। क्षेत्र भेद्य लेख करणात्। तो कारण 3 है क्षार की प्रधानता के। तो शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यो क्षारः प्रधानतमः, कारण 3 है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आगे देखिए एक श्लोक आपको लर्न करना है हमेशा के लिए, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कृष दुर्बल भीरुणाम, कृष दुर्बल भीरुणाम नाड़ी मर्मास्त्रिताम चया, क्षार सूत्रेण ताम छिन्द्यान तु शस्त्रेण बुद्धिमान। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बुद्धिमान वैद्य हैं वो मर्माश्रित नाड़ियों में और कृष दुर्बल और डरपोक प्राणियों की जो नाड़ी है मर्म में स्थित हैं, वहां पर छेदन कर्म ना करें, वहां पर क्या करें, क्षार सूत्र लगावें। तो ये सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान का श्लोक है, जहां पर आप नाड़ी के विषय में पढ़ते हैं। नाड़ी के विषय में जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पर का श्लोक है क्षार सूत्र का प्रयोग। इसको आपको लर्न बाय हार्ट। अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये श्लोक नहीं याद है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। कृष्ण दुर्बल भीरुणाम नाड़ी मर्माश्रितान चया, क्षार सूत्रेण ताम छिन्द्यान तू शस्त्रेण बुद्धिमान। तो वहां पर शस्त्र कर्म नहीं करना चाहिए, वहां क्या करना चाहिए, क्षार सूत्र कर्म करना चाहिए। और ये सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान का रेफरेंस है। अब बात आ रही है रेफरेंस, मतलब इसका रेफरेंशियल क्वेश्चन आता है। तत्र क्षरणाद क्षणनाद्वा क्षारा। कुछ लोग इसमें गड़बड़ी ये करते हैं कि ये क्षणनाद्वा जो लिखा हुआ है इसको भूल जाते हैं, तो तत्र क्षरणाद क्षारा कर देते हैं। तो ये आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है, हमेशा ही तत्र क्षरणाद क्षणनाद्वा क्षारा, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी परिभाषा है।
क्षार की परिभाषा है। तो ये जो है इसका रेफरेंस पूछा जाता है, तो आपको रेफरेंस क्या बताना है, सुश्रुत सूत्र 11 पढ़ते जाइए। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे सभी के लिए। तो अब आप आगे की श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर 5। इसमें आपको मिलेगा नाना औषधि सम्यद्वात त्रिदोषग्न। ये नाना औषधियों से मिलकर बनती है, त्रिदोषग्न है। ये गुणों के बारे में बताया जा रहा है, नोट करते चलिएगा। शुक्लत्वात, शुक्ल होने के कारण ये सौम्य है, यानी ये सौम्य भी है और तीक्ष्ण भी है। ये क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। सौम्य भी है, तीक्ष्ण भी है। कौन? क्षार जो है सौम्य भी है, तीक्ष्ण भी है। अभी लास्ट में आपसे क्वेश्चन कराए जाएंगे और उन क्वेश्चनों का आपको आंसर बताना है। तस्य सौम्य सपि, तो ये देखिए सौम्य होने के बाद भी कौन कौन से कार्य करने में सक्षम है, तो दहन, पाचन, धारण आदि शक्ति से संपन्न है। और इसके बाद बताया जा रहा है ये आग्नेय औषधियों से मिलकर बना हुआ है। खल्व आग्नेय औषधि गुण भूयिष्ठत्वात्, तो आग्नेय औषधियों से मिलकर बनने के कारण इसको क्या कहा गया है, इसको तीक्ष्ण कहा गया है। इसका जो रस है वो क्या है, रस जो है ये आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसका जो रस है वो भूयिष्ठ रस क्या है, कटुक। भूयिष्ठवाद कटुकम, मतलब क्षार के अंदर कटु रस सबसे ज्यादा विद्यमान होता है और लवण रस अनुरस के रूप में होता है, ये सुश्रुत का मत है। लेकिन यहीं पर डल्हन की यदि बात करें तो उन्होंने लवण रस को भूयिष्ठ कहा है और कटु को अनुरस के नाम से कहा है। तो यहाँ पर दो बातें समझनी होगी। बाद में उष्ण तीक्ष्ण है। कार्य देखिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं, पाचन, विलयन, शोधन, रोपण। ये आपसे क्वेश्चन आएगा कि शोधन का कार्य करता है कि नहीं, रोपण का कार्य करता है कि नहीं, शोषण का कार्य करता है कि नहीं, स्तंभन का कार्य करता है कि नहीं। तो ये सारे कार्य हैं जिनको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ये सारे कार्य को करने वाला होता है क्षार। क्षार कर्म आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसका हमें चिकित्सा में हमेशा ही पालन करना है और लोगों के दुखों को हरण करना है। तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, कृमि, कफ, कुष्ठ, विष, मेद, साम, उपहंता, पुंसत्वस्य च अति सेविता। तो पुंसत्व का नाश कर देता है अति सेवन से। अति सेवन से किसका नाश करता है, पुंसत्व का नाश कर देता है। आपकी पौरुष शक्ति, प्रजनन शक्ति को भी नाश कर सकता है, लेकिन वो अति सेवन में अगर चला गया है। तो ये देखिए, ये चरक का कोटेशन याद रखना है, क्षारम न अति प्रयुंजित। लिखा हुआ है क्षारम न अति प्रयुंजित, क्षारा पुंसत्व ज्ञानाम श्रेष्ठम। तो क्षार का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, अति मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि क्षार जो है पुंसत्व का नाश करने में कारण बनता है, ये श्रेष्ठ है। ये चरक का कोटेशन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आ रही है क्षार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्षार। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के क्षार होते हैं, प्रतिसारणी और पानी। वहीं अगर हम अष्टांग हृदय यानी वाग्भट की बात करें, अष्टांग संग्रह की यदि बात करें वाग्भट की, तो उन्होंने दो प्रकार के क्षारों का जिक्र किया है, एक बहि परिमार्जन और एक अभ्यंतर परिमार्जन, अंतः परिमार्जन, और एक बाह्य परिमार्जन। तो बाह्य परिमार्जन और अंतः परिमार्जन नाम से किस आचार्य ने क्षारों के बारे में बताया है, तो इसका आंसर होगा वाग्भटाचार्य। तो वाग्भटाचार्य ने बाह्य परिमार्जन और अंतः परिमार्जन दो तरीके से कहा है, लेकिन वही सुश्रुत ने प्रतिसारणी और पानी नाम से दो विभाग किया है। अब आगे बात कर रहे हैं कि इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ
दोनों क्षार मतलब दोनों ही क्षारों के इंडिकेशन और नॉन कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रतिसारणी क्षार जो कि बाह्य परिमार्जन होती है उसका रोल कुष्ठ, किटिव, ध्रुव मंडल जो भी स्किन डिसऑर्डर हैं उनमें प्रयोग में लाया जाता है। बगंदर, अर्बुद, अर्श, बहुत तरीके के जो भी बाहरी रोग हैं, जैसे देखिए बाह्य विद्रधि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रतिसारणी क्षार बाहर के रोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वही पानीय क्षार अंदर के रोगों को, जनरल स्पीकिंग अंदर के रोगों को, देखिए अभ्यंतर विद्रधि, अंदर वाली विद्रधि में पानी का प्रयोग और बाह्य विद्रधि में प्रतिसारणी का प्रयोग करवाया जा रहा है। 3 रोग ऐसे हैं जिनमें दोनों करवाया जाता है, जैसे कृमि, विष और अर्श। ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से रोग हैं जिसमें पानी क्षार भी दे सकते हो और प्रतिसारणी भी दे सकते हो। तो कृमि, विष और अर्श, यहाँ पे ये पॉइंट याद करनी है। एक और पॉइंट याद करनी है कि जो रोहिणी है, यहाँ पर 3 प्रकार की रोहिणी है। क्वेश्चनों में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 5 प्रकार की रोहिणी, 6 प्रकार की रोहिणी और 7 मुख्य रोग। तो यहाँ पर 3 प्रकार की रोहिणी है और 7 प्रकार के मुख्य रोग हैं, ये पॉइंट याद रखना है। तो अंदरूनी रोगों के लिए पानीय क्षार और बाहरी रोगों के लिए प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग करना है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आ गए। एक बात और नोट कर लीजिए, अष्टांग हृदय ने अरुचि में क्षार को मना किया है, लेकिन सुश्रुत ने अरुचि में क्षार का प्रयोग माना है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किन किन और लोगों में क्षार का प्रयोग नहीं करना है, किन किन और रोगों में। तो ज्वर में, रक्तपित्त में, जो भी पित्तज विकार हैं, जो भी पित्तज अव्याधियां हैं, उनमें ये प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तिमिर हो गया, पानीय क्षार अहितकर होती है। तो तिमिर, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किस का नानात्मज विकार है? आप लोग आंसर दे सकते हैं तो बताइए। तिमिर जो है किस दोष का नानात्मज विकार है अकॉर्डिंग टू चरक? बिल्कुल, वातज, वेरी गुड। वात का ये नानात्मज विकार है तिमिर। यहाँ पर पित्त प्रकृति है, लेकिन ये तिमिर को इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पानी क्षार अहितकर होती है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखो बनाने की विधि, क्योंकि ये क्षार पाक विधि बताई जा रही है यहाँ पर, तो बनाने की क्षार पाक विधि का होना लाजमी सी बात है, और क्षार पाक विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आ रही है, क्षार जो है इतर, इतर त्रिविधो। तो इतर शब्द से क्या ग्रहण करना चाहिए? प्रतिसारणी क्षार। लेकिन एक बात यहाँ पर बताया गया है कि पानीय क्षार का भी को इतर अर्थात प्रतिसारणी क्षार की तरह ही औषधि जलाकर बनाना चाहिए। तो यानी दोनों ही क्षारों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो भी पकाया जाएगा क्षार, वो दोनों में ही एप्लीकेबल होगा, पानीय क्षार और प्रतिसारणी क्षार, दोनों की विधि यहाँ पर बताई जा रही है एक साथ। तो मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, ये पूछा जाएगा अभी आपसे क्वेश्चन कि मृदु, मध्य और तीक्ष्ण क्षार किसके भेद हैं? प्रतिसारणी के या पानीय के या दोनों के? तो दोनों के ही आपको टिक करना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, शरद ऋतु में ये तोड़ा जाता है। शरद ऋतु में क्या तोड़ा जाता है? ये इसके फल, इसके जो पौधे होते हैं, ये शरद ऋतु में कलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद ये देखिए मध्य वयस्याम, मध्य वयस्याम का क्या अर्थ होता है? मध्यम आयु के होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, मशित होने चाहिए। ये जो मुस्क है काला मुस्क होना चाहिए उसका। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? तो यहाँ पर देखिए काला मुस्क होना चाहिए। इसमें जो है सबसे पहले क्या मिलाना है? प्रक्षिप्य तिल, तिल नाल दीपन है, तो इसमें तिल नाल को डालकर जला देना है।
सुधा शर्करा। सुधा शर्करा क्या है? चूने का टुकड़ा को कहते हैं सुधा शर्करा। तो इस इन सब चीजों में डालकर आपको उसको जलाना है, और जलाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो है 6 गुना जल मिलाना है। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, क्षार जो है कटु है प्रधान, लवण अप्रधान है या अनुरस है, अम्ल रहित कहा है। डल्हन ने कटु को अप्रधान कहा है। डल्हन ने कटु रस को अप्रधान और लवण रस को प्रधान कहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको फिर क्या करना है। जो भी हमने औषधियाँ ली उसको हमें 6 गुना जल में डालकर 21 बार उसको क्लेरिफाई करना है, मतलब उसको फिल्टर करना है, 21 बार छानना है। तो देखिए षड भी रोल, ये जो षड भी लोट्य है ये क्या है? तो इसमें अलग अलग आचार्यों का अलग अलग रेफरेंस मिलता है। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए, हम लोग को थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर हम पहुंच गए थे, क्षार में क्षार उदको उदक द्रोणे। तो क्षार में 6 गुना जल आचार्य सुश्रुत ने माना है। तो सुश्रुत का हो गया 1/6, चरक का भी है 1/6, यादव का भी है 1/6, सारंगधर का है 1/4। यानी उस क्षार में कितने गुने जल पानी डालना है वो यहाँ पर बात रखी जा रही है। क्षार में कितने गुने पानी डालना है वो यहाँ पर बात रखी जा रही है। तो सारंगधर का 1/4, रसतंगड़ी का 1/8। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई रेटेड पॉइंट हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यथोक्तर एक विंशति कृत्वा, तो ये जो है 21 बार उसको छानना है, कपड़ छन करना है, उस क्षार को पानी से छान लेना है, 21 बार छानना है। 6 गुना पानी डालना है, उसी को 21 बार छानना है। ऐसा नहीं पानी को बदलना नहीं है, क्योंकि पानी को बदल दोगे तो कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यदा भवत्वे अच्छो रक्त तीक्ष्ण पिच्छिलाश्च। ये उसके गुण बताए जा रहे हैं। कब तक गर्म करना है? जब तक कि वो रक्त तीक्ष्ण ना हो जाए, रक्त कलर का ना हो जाए, पिच्छिल ना हो जाए, तब तक उसको छानते रहना है, छानते रहना है। तो यहाँ पर इतनी बातें हमें समझने वाली हैं। अब आगे बात कर रहा है कि एक उडव या 1.5 उडव भाग अलग रख लेना है। अलग क्यों रखना है? क्योंकि इसी से आपको नेक्स्ट क्षार का निर्माण करना है। मतलब यहाँ पर देखिए, मृदु से ही मध्यम बनेगा, मध्यम से ही तीक्ष्ण बनेगा। तो जब हम मृदु क्षार हमने बना लिया, अब उसमें जब हम कट शर्करा आदि चूर्ण मिला देंगे तो वो मध्यम बन जाएगा। अब इसी मध्यम को लेकर यदि हम उसमें दंत आदि चूर्ण मिला देंगे तो वो तीक्ष्ण बन जाएगा। ये कोटेशन समझ लेंगे तो इम्पोर्टेंट सारी चीजें हो जाएंगे, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन मेरे में शेयर हो रही है, आप लोग देखिए फिर से।
स्क्रीन देखिए शेयर हो रही है हमारी तरफ से, बाकी आप लोग जो है एक बार फिर से चेक कीजिए। तो अब शेयर दिख रही होगी स्क्रीन। तो अगला देखिए, कट शर्करा भस्म जब इसमें मिलाओगे, कट शर्करा भस्म मिलाना है, 2 द्रोण जल में 8 पल मिलाना है। ये सारी चीजें भस्म मिलाओगे तो मध्यम बन जाएगा। लेकिन सुक्ति प्रमाण में दंती द्रवंती मिला दोगे तो बन जाएगा पाक्य तीक्ष्ण। पाक्य क्षार जो है बहुत ही तीक्ष्ण क्षार होता है, इसे बनाने में लास्ट स्टेप में ये बनता है। यहाँ एक और पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि मृदु क्षार को संव्यूहन कहा जाता है, लेकिन पाक्य क्षार को तीक्ष्ण क्षार के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, क्षार के गुणों के बारे में बताया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक ने क्षार के 8 गुण माने हैं, तो वहीं सुश्रुत जो है सुश्रुत ने 8 गुण माने हैं और चरक ने 10 गुण माने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने हैं। तो सुश्रुत के 8 जो है क्षार के गुण, नैवति तीक्ष्णो न मृदु शुक्ल लक्षणों अथ प्रेक्षिला अभिसंधि शिव शीघ्रम क्षारो अष्टगुणम स्मृतम। तो जो शिव शब्द यहाँ पर है ये सुश्रुत की ही देन है, सुश्रुत ने इसे शिव नाम से पुकारा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी चरक के 10 हैं, और 10 कौन कौन से हैं? तीक्ष्ण उष्ण लघु उष्ण क्लेदी पाकी विदारण तानु दीपनश्चेता सर्व क्षारो अग्नि सन्निभा। तो ये 10 चरक के हैं, सुश्रुत के 8 हैं। अब दोषों के यदि बात करें तो सुश्रुत के 9 हैं, वाग्भट के 10 हैं और चरक ने दोष नहीं गिनाए हैं। तो सुश्रुत के 9 अति मार्दव स्वैत्य, ये सारे गुण बताए हैं। लास्ट में देखिए, जिसमें शास्त्रोक्त औषधियां सब न पड़ी हों, वो भी एक प्रकार का दोष है। अधिक फैलने वाला, अधिक पिच्चिल, अधिक तीक्ष्ण, ये सारी चीजें दोष के अंतर्गत है। याद करने वाला पॉइंट है 9 है, और वाग्भट ने 10 माने हैं, चरक ने दोष गिनाए ही नहीं है। आगे देखिए, इसका देखिए हम लोग को हिंदी ही देखनी है। इस श्लोक में आपको हिंदी ही देखनी है, इस श्लोक में हिंदी ही देखनी है। तो क्षार का जो प्रयोग करने से पहले, क्षार के प्रयोग करने से पहले आपको, आवाज आ रही नहीं? हाँ आ रही है। क्षार के प्रयोग करने से पहले आपको उसका टेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो टेस्टिंग किस पे करोगे? एरंड नाल पर। एरंड नाल पर आपको टेस्टिंग करनी है। अगर 100 गिनती गिनने तक यदि वो जल जाए तो आपका ठीक बना हुआ है, बहुत ही अच्छा क्षार बना हुआ है। यदि उससे पहले ही जल जाए तो वो अति तीक्ष्ण क्षार है, और उसके बाद भी जले, उसके बाद 100 गिनती के बाद जले तो वो अति मृदु क्षार आपने निर्माण किया है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 100 की गिनती गिननी है, अगर जल जाए 100 पर तो वो अच्छा क्षार है, और उससे पहले ही जल जाए तो अति में चला जाएगा। तो तीक्ष्ण क्षार बनाना है, ना कि हमें अति तीक्ष्ण बनाना है, ना ही हमें अति मृदु बनाना है। तो तीक्ष्ण क्षार बनाना है तो 100 गिनती तक जला दें। आगे देखिए, वात की दृष्टि में लेखन, पित्त की दृष्टि में घर्षण और कफ की दृष्टि में प्रच्छान, इन तीनों को याद करने का तरीका है। जैसे देखिए BAL, इसको बाल शब्द से कोरिलेट कर लीजिए, ये आएगा मैचिंग में आता है। तो वात से दृष्टि में लेखन का कार्य किया जाता है, पित्त की दृष्टि में घर्षण का कार्य और कफ की दृष्टि में प्रच्छान का कार्य किया जाता है। तो बाल PG में कप से कॉफी पीता है या कप से चाय पीता है, तो इस तरह से यहाँ पे कप है KP, फिर P और G यानी PG में, और बालक। तो जैसे ही बालक जो है PG में सेलेक्ट हो जाता है तो वो कप से कॉफी पीने लगता है,
ऐसा कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ट्रिक बता दी गई है। BAL बालक, PG में, फिर कफ दुष्ट में ये है, तो प्रच्छान में कफ। समझ गए होंगे आप लोग ट्रिक। 100 मात्रा तक आपको निरीक्षण करना है, सलाका यंत्र का प्रयोग करना है लगाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक एक आ रहा है, क्षार दग्ध में किस चीज का प्रयोग करवाना चाहिए। तो क्षार दग्ध अगर नया नया है और उसमें आपको उसका पीड़ा समाप्त करना है और जलन समाप्त करनी है, अभी मतलब तुरंत लगाए हो, तो उसमें अम्ल वर्ग की औषधियां प्लस घृत और मुलेठी का प्रयोग करवाओगे। सर्पी मधुकम, ये मधु छोटा ऊ है इसलिए मुलेठी यानी मधु एसटी, अगर बड़ा ऊ हो जाता तो ये महुआ हो जाता। तो अम्ल वर्ग की औषधियों के साथ घृत और मुलेठी का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। वहीं अगर आपको रोपण का कार्य कराना है तो अम्ल वर्ग की औषधियों को काट कर यहाँ पर तिल कल्क आ जाएगा। तिल कल्क समध को घृत आक्तो व्रण रोपण, तो कल्क, तिल कल्क यहाँ पर आएगा क्योंकि तिल जो है हमारी बॉडी के लिए बड़ा सुटेबल है, हमारी बॉडी के लिए साथ में होता है। इससे रोपण का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। तो रोपण के लिए तिल कल्क का प्रयोग और जलन पीड़ा समाप्त करने के लिए अम्ल का प्रयोग करवाया जाता है। आगे यदि हम लोग बात करें, सुश्रुत ने किन किन रसों को इम्पोर्टेंस दिया है, तो सुश्रुत के अनुसार कटु भूयिष्ठ होता है, लवण अनुरस होता है। डल्हण ने अलग कर दिया है, देखिए डल्हण में ल पहले आ रहा है तो इसलिए लवण हो जाएगा। कटु, कटु जो है अनुरस है, लवण जो है भूयिष्ठ है। चरक ने ऐसा बताया है कि कटु और लवण पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि वो किसकी मात्रा अधिक है किसकी लो है, ये कुछ भी नहीं बताया। अब हम बात कर रहे हैं कि सम्यक दग्ध, अति दग्ध और हीन दग्ध के विषय में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर सम्यक दग्ध आपने कराया तो विकारो उपशमो लाघो, तो लघुता आएगी, स्राव रुक जाएगा, अस्रावश्य। सम्यक दग्धे विकारो उपशमनो लाघो, फिर स्राव का बंद हो जाना, अंगों में लघुता, अस्रावश्य। हीन दग्ध यदि हुआ है तो वहां पर तोद कंडू देखने को मिलेगा। तोद कंडू जाड्यानी व्याधि वृद्धिश्च, व्याधि और बढ़ जाएगी। जैसे आपने व्याधियों पर अटैक किया लेकिन व्याधियों पूरी तरह समन नहीं किया, केवल थोड़े ही समन किया, तो वो बढ़ जाएगी फिर से। अति दग्ध में क्या देखने को मिलेगा आपको दिखने को मिलेगा कि मौत भी हो सकती है। अति दग्ध में तो मौत भी हो सकती है। दाह पाक, अंग मर्द, लालिमा, मूर्छा, ये सारी समस्याएं जो है, ग्लानि, पिपासा, मूर्छा, ये सारी चीजें आपको किसमें दिखेंगी, अति दग्ध के कंडीशन में दिखेंगी। अगला देखिए, क्षार दग्ध व्रणम तो यथा दोषम यथा व्याधि च उपक्रमेते, तो जैसी व्याधि होगी वैसा ही आपको उसका पालन करना चाहिए, उसमें आपको पालन करना चाहिए उसी प्रकार। अब यहाँ पर आ रहा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऐसे लोगों को जिसमें क्षार का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। तो दुर्बल बाल, स्थविर, भीरु, सर्वांग शूनु, तो ऐसे लोगों को जो भी पित्त प्रकृति के हैं, गर्भिणी हैं, इन लोगों में नहीं कराना चाहिए। देखिए फल योनि मीन्स होते हैं यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, तो यूट्रस का अपने जगह से हट जाने से में भी होती है। नपुंसक में भी नहीं कराना चाहिए। तो नपुंसक में तो पहले से ही वो नपुंसक है और अधिक क्षार का प्रयोग कराएंगे तो और भी अधिक नपुंसकता की ओर जाएगा। ज्वर में, तृष्णा में, ये सब में आप लोगों को क्लीबता मीन्स होता है नपुंसकता, इन सब रोगों में आपको इसका प्रयोग नहीं करवाना है। किसका प्रयोग नहीं करवाना है? क्षार का प्रयोग नहीं करवाना है। अब यहाँ पर बात आ रही है और भी कई चीजें हैं जहां पर क्षार का प्रयोग नहीं करवाना है। वर्तगत रोगों को छोड़कर हर जगह जो है
क्षार का प्रयोग वर्जित है, मतलब आंखों के हर रोगों में वर्जित है, लेकिन वर्णगत रोगों को आईलिड में कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते। बाकी तरुणास्थि जहाँ पर थोड़े मर्म हो, चाहे स्किन उसकी पतली हो, जैसे शिश्न के भीतर स्रोतस में, या फिर गला नाभि नाखून के अंदर। तो यहाँ पर स्किन हमारी पतली है, वहां क्षार लगाओगे तो जल्दी ही काट देगा। लास्ट में श्लोक आ रहा है, विष अग्नि शस्त्र शनि मृत्यु कल्प क्षारो भवते अल्प अति प्रयुक्त। तो ऐसा ऐसा इसलिए कहा रहा है कि जो वैद्य अनभिज्ञ है क्षार कर्म से, वो अगर क्षार का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग क्षार विष अग्नि शस्त्र वर्ज के समान का प्राणघातक हो सकता है। लेकिन अगर वही सम्यक बुद्धिमान चिकित्सक है तो वो भयंकर बीमारियों को भी नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये सारे हमने टॉपिक पढ़ लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आपको भी इसी तरह पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाते हुए चलना है। तो अब आप लोग माइक ऑन करके आंसर देते जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, शस्त्रानु शस्त्रेभ्य प्रधानतमा। तो माइक ऑन करके आप लोग आंसर दीजिए। अग्नि क्षार जलों का हस्त। क्षार। वेरी गुड, क्षार। अगला देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्षार निम्न में से कौन सा कर्म करता है? छेदन, भेदन, लेखन या सभी? सभी। वेरी गुड, सभी। आगे देखिए, क्षार का दोष कर्म का प्रभाव है। वात कफनाशक, कफनाशक, वात पित्तनाशक या त्रिदोषनाशक? त्रिदोष। वेरी गुड, त्रिदोषनाशक। क्षार का गुण धर्म है आग्नेय, सौम्य, दोनों या दोनों नहीं? सौम्य। सौम्य भी है, आग्नेय भी, क्योंकि वो आग्नेय औषधियों से मिलकर बना होता है। तो मैंने बताया था दोनों ही इसका आंसर है। आग्नेय औषधियों से मिलकर बना है तो आग्नेय, और सौम्य भी होता है। शुक्लत्वाद, शुक्ल होने के कारण सौम्य भी होता है। आगे देखिए, ये देखिए 128 का आंसर, 128 का आंसर तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों। अगला देखिए, निम्न में से असत्य कथन है। क्षार व्रणरोधक है, क्षार व्रणरोपक है, क्षार रक्त अतिस्राव स्तंभक, या कोई नहीं? तीन। डी, फोर्थ है इसका आंसर, सही जवाब। आगे देखिए, क्षार विधि भेद से कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर देखिए रेफरेंस भी दिया हुआ है। क्षार विधि भेद से कितने प्रकार का होता है? दो तरह के। दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पानी क्षार और प्रतिसारणीय क्षार। वेरी गुड। अगला देखिए, किस स्थिति में पानी क्षार का प्रयोग निषिद्ध है? गर्विश, अश्मरी, अभ्यंतर विद्रति या तिमिर? अभ्यंतर विद्रति। देखिए, पानी क्षार का प्रयोग तो अभ्यंतर विद्रति में होता है, मैंने बताया था। तिमिर। हाँ, तिमिर है इसका करेक्ट आंसर इज तिमिर। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। विष सेवन करने पर भी क्षार का प्रयोग करवाते हैं। विष व अर्थ में पानी है, वह प्रतिसारणी दोनों ही क्षारों का प्रयोग निर्दिष्ट है। ज्वर में क्षार का प्रयोग निषिद्ध है। 5 प्रकार की रोहिणी रोग में क्षार का प्रयोग करवाते हैं। 5 प्रकार की रोहिणी में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 3 प्रकार का। चौथा। हाँ, यहाँ पर 3 प्रकार का होता तो ये सही होता, लेकिन असत्य है, तो ये करेक्ट आंसर, चौथा ऑप्शन सही है।
अगला देखिए, मृदु मध्यवर्ती किस क्षार के भेद हैं? दोनों। दोनों। दोनों के भेद हैं, वेरी गुड, क्योंकि वहां पर एक लाइन ऊपर लिखा हुआ था। अगला देखो, क्षार निर्माणार्थ वृक्ष को किस ऋतु में काटना चाहिए? शरद। शरद ऋतु में काटना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और औषधियों में तीक्ष्णता बहुत अधिक मात्रा में आ जाती है। अगला देखो, क्षार निर्माणार्थ ग्राह्य वृक्ष होने चाहिए, तो उनकी आयु के बारे में बताया जा रहा है। तरुण, जीर्ण, मध्यम आयु, किसी भी आयु का? मध्यम आयु। मध्यम। वेरी गुड, मध्यम आयु का होना चाहिए। अगला देखो, क्षार निर्माण के वृक्ष हैं, तो क्षार निर्माण के वृक्ष कौन से होते हैं? पलाश, करंज, पाटला, या सभी? सभी। वेरी गुड। क्षार बहुत सारे पौधों से बन सकता है। आप लोग बता सकते हैं बेस्ट क्षार किससे बनता है? कौन सा? बेस्ट क्षार अपमार्ग। हाँ, अपमार्ग से बनता है। अगला देखिए, क्षार निर्माण के लिए जल कितने होते हैं? ये पारीख की बुक का क्वेश्चन है, क्षार रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। 6 गुना। 6 गुना। 6 गुना। किस क्षार का प्रयोग का जो मृदु क्षार। मृदु क्षार। संव्यूहन जो है मृदु को बोलते हैं। किस क्षार का पर्याय पाक्य है? तीक्ष्ण क्षार। वेरी गुड। अगला देखिए, सुश्रुतानुसार क्षार के गुण हैं, गुण कितने हैं सुश्रुत के अनुसार? 8। सुश्रुत के अनुसार 8 हैं। यहाँ पर अगर चरक के अकॉर्डिंग रहता तो चरक के अनुसार 10 हो जाता। अगर मान लो सुश्रुत के अनुसार दोष पूछा जाता तो कोई नहीं, माना ही नहीं है। सुश्रुत के अनुसार दोष 9। सुश्रुत के अनुसार 9। चरक ने नहीं माने। वाग्भट के अनुसार दोष कितने होते हैं? 10। वाग्भट के 10। बहुत ही अच्छा आंसर। निम्न में से क्षार का गुण नहीं है, कौन सा गुण क्षार का नहीं है? लक्षण, सीव, अभिसंधि, विशद। तो गुणों के आधार पर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें थोड़ा टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। सीव तो होता है, लक्षण भी होता है, अभिसंधि भी होता है, तब जो बचा यही इसका करेक्ट आंसर। विशद यानी गुण नहीं होता, लेकिन चरक ने विशद गुण माना, ये बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। क्षार पातन के पश्चात कितनी देर तक निरीक्षण करना चाहिए? वाक शतम, वाक पंचविंशति, वाक पंचाशत, वाक चतुर्विंशति। वाक शतम। बिल्कुल सही जवाब। 500 तक मतलब 100 तक गिनती गिननी है, निरीक्षण जो है 100 तक करना है। अब देखो यहाँ पर आपको मैचिंग आ गई, और मैचिंग आपको मिला नहीं। वात का प्रयोग किसमें करवाओगे? मतलब वात में लेखन में। और पित्त का घर्षण, कफ का प्रक्षालन में और कफ का प्रच्छान में। पित्त का घर्षण में, कफ का प्रच्छान में। तो एक का बी हो गया, एक का बी हो गया, दूसरे का सी हो गया, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, किस दग्ध में अम्ल वर्ग के द्रव्यों के साथ घृत व मधु यष्टि मिलाकर लगाने का निर्देश मिलता है? क्षार दग्ध। बिल्कुल सही है। क्षार दग्ध में व्रण रोपणार्थ किसका प्रयोग निर्दिष्ट है? रोपण के लिए बताना है। तिल मधु। तिल, मधु और घृत। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, क्षार में रस व अनुरस होता है, तो क्षार में कौन सा रस होगा और कौन सा अनुरस होगा, ये बताना है। रस कटु और अनुरस लवण। और यह दलहन की यदि बात करें तो लवण रस और अनुरस कटु। बिल्कुल सही जवाब है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षार में कौन सा रस नहीं पाया जाता? अम्ल।
अगला देखिए, किस स्त्री में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है? नहीं है यहाँ पर। गर्भिणी, गड़बड़ी में तो है, निषिद्ध है। छात पुष्प, छात पुष्प। जात पुष्प इसका करेक्ट आंसर है। किस व्याधि में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है पूछा गया है? प्रमेय में। निषिद्ध नहीं है। प्रमेय गुल्म होगा इसका करेक्ट आंसर। क्षार निषिद्ध स्थल नहीं है। नेत्रवत्म। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर हमारा ये जो बारीक का क्वेश्चन था, क्वेश्चनियर भी सॉल्व हो गया। आपको रिकॉर्डिंग्स लेक्चर की मिल जाएंगी ग्रुप में। कल क्लास जरूर अटेंड कीजिए, 7 बजे रहेगी किसी नए चैप्टर पर। थैंक यू सो मच।